हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ लोड़े। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, लिखा गया, उसमें क्या क्या फ़िलॉसफी थी। तो क्वेश्चन आता है, वेयर दीज फिलॉसफी आर? आंसर इज दीज फिलॉसफी आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल। अब प्रेम्बल होता क्या है? तो जैसे हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कोई बुक हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसके फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन लिखा होता है। उस बुक के बारे में एक आउटलुक रहती है, एक मैप कह सकते हो होता है कि इस बुक में कहाँ क्या देखने को मिलेगा, क्या आप जानेंगे और इससे क्या हम सीखने वाले हैं। तो वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। तो सेम एज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी फ़िलॉसफी जो है इस प्रेम्बल में लाइन है। इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए प्रेम्बल को, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रेम्बल इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा बेसिक वैल्यू है उसका ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। दूसरे शब्द में अगर बोले तो आर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड प्रेम्बल। हमने डिफरेंट कंट्रीज़ से अलग अलग चीज़ सीखा। रशिया से सोशलिज्म सीखा, फ्रांस से हमने कुछ सीखा, कुछ हमने यूएस से सीखा, कुछ ब्रिटेन से सीखा। तो लाइक अलग अलग कंट्री से हमने उनके अच्छे अच्छे चीज़ों को सीख करके एक अच्छा सा हार बनाया, एक अच्छा सा माला बनाया और उस माला को अपने कंट्री के जो है लोगों के लिए तैयार किया। तो ये जो प्रेम्बल है, इसमें उन बेसिक जो थिंग्स है, फिलॉसफी है, उसके बारे में देखेंगे। अगर आप हाईलाइट करें, अपने प्रेम्बल को रीड करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कॉमा द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला कोई लीडर नहीं है, कोई वहाँ पे किंग नहीं है, ये इंडियन पीपल्स ने लिखा है। आगे अगर रीड करें, हाईलाइटेड वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to provide among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। यहाँ पे हमने जो वर्ड्स देखे वो क्या क्या थे? फर्स्ट था वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन सारे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हर एक वर्ड के अंदर में क्या क्या चीज़ है जिसको कि इन्वॉल्व किया गया है और कैसे ये इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेम्बल में हमने देखा कि इट्स लाइक अ इंट्रोडक्शन टू प्रीफेस ऑफ अ बुक। हमने इस सब के बारे में डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन पार्ट है सच एज प्रेम्बल प्रोवाइड अस द गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। द प्रेम्बल इन बिलीव एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू वे, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस, कि कैसे क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, जो रूल करेंगे उनका, अबाउट द आइडियल्स ऑफ द अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसका आइडल क्या होगा, क्या अचीव करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन, उस सब के बारे में जो लिखा गया है। द प्रेम्बल इज़ कंसीडर्ड द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम यदि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको
समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रेम्बल को समझना होगा। यही उस रूम की चाबी है, यही उस लॉक की की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ जो मेन पॉइंट्स है जो हमने हाईलाइट किया, जो वैल्यूज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। दैट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। ये मेन वैल्यूज़ है, ये मेन फिलॉसफी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक एक करके सबके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने जैसे देखा कि सबसे पहले क्या है, सॉवरेन। सॉवरेन के बारे में हम पहले देखेंगे कि आखिर ये है क्या। एक एक करके हम शुरू करेंगे और डिस्कस करेंगे सबके बारे में, आखिर क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको लेकर के हमें चलना है। सॉवरेन ये क्या होगा? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। यानी हम यदि देखा जाए कि इंडिया अब क्या है, इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नो लॉन्गर गवर्न बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। जो ब्रिटेन हमारे ऊपर में गवर्न कर रहा था, राज्य कर रहा था, वो नहीं है। Now India can run its own foreign government and formulate its own foreign policies too. इंडिया जो है अब वो रन कर सकता है इसका अपना खुद का गवर्नमेंट और फॉर्मुलेट कर सकता है उसके खुद के फॉरेन पॉलिसीज़, किसके साथ क्या रखना है, क्या मतलब है। सो इस चीज़ को हम जो है देखते हुए, यानी हम उतने स्ट्रांग हैं, हम उतने कैपेबल हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर में किसी का रूल नहीं चल रहा है। सॉवरेन का मतलब ये होता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ द टर्म सोशलिस्ट। अब यहाँ पे हम यदि देखें सोशलिस्ट की बात करें, हमने रशिया से सीखा सोशलिस्ट का। सोशलिज्म की बात हम जब करते हैं तो रशियन रिवॉल्यूशन से हमने हिस्ट्री में 9th के ही क्लास में हम इसके बारे में पढ़े हैं। तो ये यहाँ पे मेन मोटो क्या है? द टर्म सोशलिस्ट यूज्ड हियर रेफर्स टू अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम अकेला सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। यानी डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशलिज्म हम नहीं कर रहे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यानी डेमोक्रेसी का जो राइट है पीपल्स का, सिटीजन का, उसको देखते हुए हम समाज को लेकर के चले हैं। यानी everyone is given equal opportunity to make us use of the resource of the country। जो कंट्री में रिसोर्स है उस रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ कर सके, और वो सबका रिसोर्स है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी किंग का नहीं है, किसी लीडर का नहीं है। सोशलिज्म यही तो सिखाता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो सोशलिज्म है वो हमें क्या सिखाता है? जो वेल्थ जो है वो जनरेट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, तो उसको क्या किया जाए, इक्वली हमें जो है सोसाइटी के पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, शेयर किया जाए। लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक वर्ड लगा दिया गया। डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए सबको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जो बहुत ही स्ट्रांग है, दैट इज सेक्युलर। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है। आप जानते हैं कि 80% पॉपुलेशन, जब 70 साल पहले इसको लिखा गया था तो 80% पॉपुलेशन हमारा जो था वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा था? हिंदू थे। लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने सेक्युलर यहाँ वर्ड यूज़ किया। इट मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजियस ग्रुप आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और रिलीजियस ग्रुप है वो लॉ के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, सब यूनाइटेड वी स्टैंड, हम एक साथ खड़े हैं। और किसी भी धर्म का, हमारा नेशनल रिलीजन नहीं है कुछ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। जो हमारा रिलीजन है, धर्म है, उसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। सिटीजन हैव टू complete freedom, citizen have that freedom to complete whatever they have their religion they can follow। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। हम नॉन सेक्युलर कंट्री नहीं, हम सेक्युलर कंट्री है। मेनी एग्जाम्पल आप सऊदी अरबिया में देख लो, वहाँ का अपना धर्म है।
हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम हर धर्म को लेकर के चलते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेसी हैं और सेकुलर को एक पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर मांगने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वक्त में जो हमारे लीडर्स थे वो भी हर एक कम्युनिटी से जुड़ करके जमा हो करके आए हुए थे। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को भी ऐड किया है। नेक्स्ट जो हम आते हैं दैट इज़ डेमोक्रेटिक। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 को मत भूलिए, वहाँ पे जो ये दिया हुआ है, मैं जो इमेज आपको पहले ही दिखाई हूँ उसमें ये चीज़ पूरा जो मैं रीड की उसमें जो आता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर के बाद वो है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी क्या है हम सब जानते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो 18 एंड एवर पीपल हैं वो वोट करते हैं और उस वोटिंग के बेस पे हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। 1 person 1 vote is there. Every citizen of India 18 years of age or older and not otherwise debarred by law is entitled to vote. The word democratic refers not only to the political democracy but also to social and economic democracy. यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ को नहीं दिखाया गया है, ये सिर्फ जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात यहाँ नहीं की गई है। डेमोक्रेसी में सब इन्वॉल्व हो जाता है, आपको सोशल लेवल पर भी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, वो फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक बेस पर भी आप किसी से बहुत नीचे नहीं हो जाए, कोई बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट हो रहा है और आपको वो राइट नहीं दिया जा रहा, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। द पीपल ऑफ इंडिया govern themselves through their elected representatives. Elections are conducted at regular intervals. Why? यदि कोई एक लीडर आया, एक गवर्नमेंट आई और ठीक से वो नहीं रूल कर पा रही है तो हम उसको हटा सके एंड पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। इसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और हमारा कंट्री क्या है, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सबको अपनी आवाज़ निकालने की परमिशन है, सही है या गलत है उसका फैसला लेने का अधिकार है। दे कैन रेज देयर हैंड्स, दे कैन प्रोटेस्ट। ओके, सो एवरी सिटीजन इज हैविंग देयर ओन राइट्स और उस राइट्स के लिमिट में रहते हुए वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इफ़ यू कमिंग टू द नेक्स्ट देन जो डिफरेंट राइट्स है, हमने जो अभी राइट्स की बात की वो भी मैंने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का डिस्कस कर दिया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, इक्वालिटी है तो सबको एक जैसा जो है रहेगा, नो वन इज़ बिफोर द लॉ, नो वन इज़ देयर, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि लॉ को कोई स्पेल नहीं कर सकता। फ्रीडम सबको मिला हुआ है, कोई यदि आपके फ्रीडम को, आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है उसके अगेंस्ट भी लॉ बना हुआ है, प्रोटेक्ट किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अभी हमने सेकुलरिज्म की बात की। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कोई आपको पढ़ने से नहीं रोक सकता, आप जिस धर्म रिलीजन को, कल्चर को मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अब यदि इसमें कहीं चेंज की ज़रूरत होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, बहुत सटीक एग्जांपल है। कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज़ जो है उसमें चेंजेस आता है। कश्मीर का इशू अभी देख लीजिए, चेंज आया। अगर किसी कम्युनिटी बेसिस पे ट्रिपल तलाक का आप देख सकते हैं तो वहाँ क्या आया, पहले वुमेंस को ये राइट नहीं था, अब वुमेंस को ये राइट है कि कोई भी ऐसे ही तलाक 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 बोल दे तो उनका तलाक नहीं हो सकता, उनको प्रॉपर लीगल जो वे है उसमें जाना होगा। आईटी के आज के डेट में हम देखते हैं बहुत डिमांड है, हम विदाउट इंटरनेट एक सेकेंड रह नहीं सकते हैं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो क्या हुआ, सर्वर कायम बढ़ते जा रहा है। पहले क्या था, ये नहीं था, 70 साल पहले इसको हम सोच भी नहीं सकते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का भी ऑप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो ये तो था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब अगर नेक्स्ट कमिंग जो हमारा पिलर है दैट इज़ रिपब्लिक।
अब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में बहुत फ़र्क नहीं है। डेमोक्रेसी में भी अगर हम देखें तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करते हैं, पीपल चूज़ करते हैं। रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द कंट्री जो होगा उसको भी पीपल चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे कंट्री के हेड ऑफ द कंट्री के जो हेड हैं वो कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट है। तो क्या प्रेसिडेंट को हम चूज़ करते हैं? डायरेक्टली हम चूज़ नहीं करते हैं, बट जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है उसे वोट कौन करता है? हमारे द्वारा चूज़ किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही तो उनको वोट करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमने वोट की। तो इन अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राजा होता था उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। Indian constitution proclaim that the head of the state will be elected and not to be hereditary rulers. यदि कोई रूलर है उसका बच्चा ही वहीं पे उस पोस्ट पे नहीं आएगा, इलेक्शन होगी। हम जानते हैं कि फिक्स टर्म के लिए हम प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, 5 साल के लिए हम चूज़ करते हैं और फिर हम उसको चेंज करते हैं। इलेक्शन होती है, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उनको वोट करते हैं। यही मेन जो है सो चेंज है डेमोक्रेसी में और रिपब्लिक में। डेमोक्रेसी में डायरेक्ट हम वोट करते हैं और हमारा जो कंट्री में रिपब्लिक को हमने लिया है, हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, वहाँ हमारे द्वारा डेमोक्रेसी में जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है वो किसके लिए वोट करते हैं, तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट के लिए वोट करते हैं, यानी हमारे प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यदि देखा जाए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में जो अंतर है ये हमने अच्छे से देख लिया। ये हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन डिसीज़न मेकिंग का देखते हैं, सिरोमोनियल पावर है किसको, तो हमारे जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सिरोमोनियल पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। वो कौन है, तो हेड ऑफ द स्टेट है। ओके, सो रिपब्लिक के बारे में हमने ये सारा कुछ देखा। अब बात आती है जस्टिस पे। जस्टिस, अब ये सारा रूल रेगुलेशन तो बना लिए, अगर किसी ने नहीं उसको फॉलो किया तो क्या होगा, तो सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी शुड बी नॉट देयर। और वहाँ पे क्या होगा, जस्टिस स्टैंड्स फॉर अ रूल ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ arbitrariness and a system of equal rights, freedom and opportunity for all in this society। इसको मेनली जो है किस बेस पे रखा गया है, 3, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सिर्फ ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल जस्टिस, उसको वोटिंग राइट तो मिल गई है लेकिन पता चल रहा है कि कास्ट के बेस पे सोशल जस्टिस नहीं है, कास्ट के बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है। या इकोनॉमिक बेस पे उनको ये दिया गया है कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप ये जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस के लिए नहीं जा सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री चालू नहीं कर सकते क्योंकि यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन और समथिंग और सम अदर। तो ऐसा नहीं है, जस्टिस सबको मिलना चाहिए और इक्वालिटी सबके लिए होगी, वो सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों जस्टिस जो है बेस को रखते हुए दिया गया है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम रखा गया, इन लोगों को कैसे इकोनॉमिक गैप जो है वो कवर अप हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन रखा। SC ST का देखते हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन रखा गया। आज के डेट में भी हम देखते हैं लेडीज़ को 33% बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या एडमिशन्स हैं कॉलेजेस में दिया गया है। तो वो क्या है, जस्टिस है उनके साथ में, उनको फॉरवर्ड लाने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर कह सकते हैं हमारे प्रेम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी में। अब यदि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है दैट इज़ लिबर्टी। अब लिबर्टी क्या होता है, वर्ड से ही लगता है कि आपको थोड़ी छूट मिलती है। तो लिबर्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द सिटीजन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। हमने डेमोक्रेसी में जैसे ही देखा तो ये हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली, फॉलो देयर ओन पाथ एंड ऑल्सो चूज द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस,
क्या वो ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उस चीज़ को क्या किया गया, कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नो अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर, कोई अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तो दिया है, idea of liberty refers to a freedom honor the activities of Indian nationals. They establish that there are no unreasonable restrictions on Indian citizen in terms of what they think, their manners of expression, and the way they wish to follow up their thoughts in actions. उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, और वो जिस हिसाब से सोचते हैं, उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो थॉट्स है, उसको वो अपने दायरे में रहते हुए, अपने लिमिट में रखते हुए वो उसको करेंगे। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग। हम चले गए किसी बाजू वाले से, हम परेशान हैं, चले गए उसको और लाठी लेकर के पीटना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि हमें लिबर्टी मिली हुई। नो, लिबर्टी उनको भी मिली हुई है, दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, और बाहर से आते हैं उनके लिए भी कुछ लॉ एंड रूल्स हैं। तो हमारी एक जो फ्रीडम है उसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट में रहते हुए हम जो है सो कुछ भी कर सकते हैं, एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। ये जो लिबर्टी है उसको हम इतना ज़्यादा ना ले लें कि वो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट है उसको ही तोड़ दें। तो इसमें मेनली हमारा जो की पॉइंट होगा वो थॉट्स, हमारी जो लिबर्टी होगी, सोच की होगी, एक्सप्रेशन का होगा, बिलीव है, हम मानते हैं, हमारी मन है, मर्जी है तो हम कांग्रेस में माने, हमारी मर्जी है तो हम उसमें नहीं माने, हम मानेंगे राम को मानेंगे, नहीं तो हम हो सकता है अल्लाह को माने। तो हमारा बिलीव है अलग अलग है, वो डिफरेंट हो सकता है, वो आपकी इंडिविजुअल की है, आपकी ओपिनियन है, और वो फ्रीडम टू एक्सप्रेस के अंदर ये सारा आ जाता है। लिबर्टी के बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, और जिसको हम बोल सकते हैं मेन स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। किसी भी तरह की प्रिविलेज जो है किसी को नहीं मिलेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड विल बी देयर। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो नहीं होगा, सब इक्वल हैं। एंड द प्रेम्बल प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, कोई गरीब है तो उसे वो हक नहीं मिलेगा, या कोई अमीर है तो उसे कुछ ज़्यादा ही हक मिलेगा, जैसा मोनार्क के टाइम में होता था। ये सारा कुछ नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द कंट्री। जैसे ही जस्टिस में तीनों पॉइंट को रखा गया है, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उसी तरह इक्वालिटी में जो है, बट ऑब्वियसली इसको लेके चला गया है कि ऑल सिटीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस आर deemed illegal and punishable. All will get social, economic and political equality in a country. This is all meant and its work allowed. जैसे ही हम देखें तो पावरफुल है कोई, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, कोई गरीब है, पुअर है, या कोई देखा जाए कि कास्ट वाइज या किसी बेस पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, सब जो है क्या है, बिफोर द लॉ है। बहुत पावरफुल आप हैं लेकिन आप अपनी जगह हैं, कानून के नज़र में आप इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ओके, सो राइट्स, सबके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर इक्वल, वेदर द ओल्ड पीपल, वुमेन है, कोई हैंडीकैप है, कोई पुअर है, सबको क्या मिलेगा, एक जैसा ही राइट मिलेगा। और दिस इज़ द मेन और इम्पॉर्टेंट बोला जाए कि इक्वालिटी है। इन इक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, उसको ख़त्म किया जाए, और इसलिए इस चीज़ को जो है लिया गया है हमारे प्रेम्बल में। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? जो ब्रदरहुड बोलते हैं, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, सपोर्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप है उसके बीच में जो यूनिटी होती है,
एक ब्रदरहुड होता है, उस चीज़ को हम यहाँ करेंगे। इट रेफर्स टू अ फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमॉन्ग इट्स पीपल। जो पीपल है कंट्री के, उसके आपस के बीच में जो ये फीलिंग्स है, ब्रदरहुड की फीलिंग्स है, फ्रेंडशिप की फीलिंग है। वाई, इसकी ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट डाइवर्सिटीज़ and have to be countless faiths, cultures, tradition and languages। एक लैंग्वेज नहीं है, एक ट्रेडिशन नहीं है, एक कल्चर नहीं है, एक फेथ नहीं है, काउंटलेस बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, कल्चर्स है, और सबको लेके हमें चलना है। ये कब होगा? तो टू प्रिजर्व द यूनिटी एंड वननेस ऑफ इंडिया वी रिक्वायर दिस फ्रेटर्निटी। नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड among the people of इंडिया। जब तक उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि वी आई एम इंडियन, एक ग्रुप का, एक ट्रस्ट का, एक टुगेदरनेस का, एक फ्रेंडशिप की, एक यूनिटी की, एक कनेक्शन जो है, एक स्ट्रेंथ, जब वो तब तक नहीं उनको आ पाएगा जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आती है कि वी आर इंडियंस और हम एक साथ हैं, वननेस है, ब्रदरहुड है among all the peoples। So this is also very important topic and प्रेम्बल में हम मुझे आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से सीखा होगा, देखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड द एंड